सो इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो कि हमारी डिस्कशन में बहुत ज़रूरी होगा, जिसका नाम है ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन या फिर OPEs। और अगर एक्सपेंशंस हो तो फिर हम OPEs लिखते हैं, आगे S भी लिखते हैं। सो ये है क्या? ये नाम से ज़ाहिर है कि अगर आपके पास दो ऑपरेटर्स हैं जो डिफरेंट पॉइंट्स पे हैं, तो सपोज़ करो हमारे पास फाई है जो कि Z पे है, और एक दूसरा ऑपरेटर है, उसको मैं कह लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल साई, और वो है W पे। ठीक है, तो ये दो ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट है। अब एक कंजक्चर ये है, यानी कि कंजक्चर ये पहली बार आई थिंक विल्सन ने किया था। कंजक्चर ये है कि इन दोनों फील्ड्स को इस तरह से एक्सपेंड किया जा सकता है कि फील्ड एट W रहे, और हो सकता है कि उसके कुछ डेरिवेटिव्स आएँ। ठीक है, और कोई पावर आ सकती है Z माइनस W की पावर, सम पावर, उसको हम K कह लेते हैं। ठीक है, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन इस फील्ड के हवाले से है, ये जो फाई फील्ड है, ये इन्फॉर्मेशन इनकोड होगी इन कुछ कोएफिशिएंट्स में, जिसको मैं इस तरह कह देता हूँ C फाई साई मल्टीप्लाइड बाय सम, यानी कि n कह देते हैं। चलो, n का मतलब है कि जो डेरिवेटिव है वो बताएगा कि ये कोएफिशिएंट क्या है, यानी कि ये कोएफिशिएंट्स जो हैं ये इस डेरिवेटिव पर डिपेंड करते हैं कि कौन सा वाला डेरिवेटिव है। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव जिसका लिया जा रहा है वो तो साई ही है, और इस तरह की कोई समेशन होनी चाहिए n के ऊपर, और ये जो पावर आ रही है ये भी डिपेंड करनी चाहिए कि कौन सा डेरिवेटिव आ रहा है। तो ये एक बहुत ही स्कीमेटिक, आप कह सकते हो एक कंजेक्चर टाइप है कि हो ये रहा है कि दो फील्ड्स लिए हमने, उनका प्रोडक्ट लिया, और उस प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ ओनली द वन फील्ड, यानी कि साई, यानी कि द फील्ड एट द फील्ड एट W। ठीक है, और उसके सामने जो है कुछ पावर्स आ सकती हैं Z माइनस W की, और कुछ कोएफिशिएंट्स आ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही स्कीमेटिक टाइप, आप कह सकते हो कि क्या कहते हैं इसको, क्या करना चाहिए, एक कंजक्चर टाइप है ये कि दो फील्ड्स का प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से लिख सकते हो आप एज अ सम ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ वन ऑफ द फील्ड्स। ठीक है, तो इसको हम, ये बहुत स्कीमेटिक है लेकिन मैं इसको आगे जाकर और प्रिसाइज बनाऊंगा, लेकिन इस आइडिया को हम कहते हैं ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन। सो ऑपरेटर प्रोडक्ट कहाँ पे था? ऑपरेटर प्रोडक्ट है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये ऑपरेटर प्रोडक्ट है यहाँ पे, और इसकी एक्सपेंशन जो है वो है इसके राइट साइड पे। तो ये एक्सपेंशन जो है ये सब कुछ है। इन कोएफिशिएंट्स को, ये जो कोएफिशिएंट्स हैं यहाँ पे, इनको हम कहते हैं OPE कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो OPE कोएफिशिएंट्स, और ये OPE कोएफिशिएंट्स जो हैं ये तमाम इन्फॉर्मेशन रखते हैं इस फाई फील्ड के बारे में जो कि Z पे है, और ऑब्वियसली साई के बारे में भी, क्योंकि ये साई पे भी डिपेंड करते हैं। राइट, सो अब क्या हम एक चीज़ जो एज्यूम करेंगे इन प्रोडक्ट्स के हवाले से, वो ये है कि ये प्रोडक्ट्स हमेशा कोरिलेशन फंक्शंस के अंदर होते हैं। यानी कि ऐसा ही नहीं है कि ये ऑपरेटर इक्वेशन तो है, ये दरअसल क्या कर रहा है कि दो ऑपरेटर्स के प्रोडक्ट को एक और तरह के ऑपरेटर, यानी एक और ऑपरेटर के सम के तौर पे लिखा जा रहा है। तो ये इसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऑपरेटर है, राइट हैंड साइड पे भी ऑपरेटर है। ठीक है, लेकिन ये है तो एक ऑपरेटर इक्वेशन, लेकिन हो ये रहा है कि ये इक्वेशन हम सिर्फ तब इसको हम सही मानेंगे जब ये एक ऑपरेटर प्रोडक्ट जब ये कोरिलेशन फंक्शन के अंदर हो। यानी कि फॉर एग्जांपल सपोज़ करो कि हमारे पास यही ऑपरेटर प्रोडक्ट है जो कि एक कोरिलेशन फंक्शन के अंदर है, तो फाई एट Z साई एट W। राइट, तो अब इस कोरिलेशन फंक्शन के अंदर आप इसको इससे रिप्लेस कर सकते हो। और बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। और मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि यह बहुत ही स्कीमेटिक टाइप मैंने लिखा है कि ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन किस तरह की दिखती है। इसमें एक चीज़ वाज़ेह रहे कि ये जो मैंने K लिखा है कि ये n पे डिपेंड करता है कि कौन सा वो है, क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कौन सा है। ये ऑब्वियसली जो K जो है ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि फील्ड्स कौन सी चूज़ की हैं मैंने। तो ये एक तरह से आप ये कह सकते हो कि इनके कन्फॉर्मल वेट्स पे भी डिपेंड करता है कि इनका कन्फॉर्मल वेट क्या है। हालांकि मैंने अभी तक कन्फॉर्मल वेट सिर्फ प्राइमरी फील्ड्स के बारे में के कॉन्टेक्स्ट में डिफ़ाइन किया है।
आगे जाके हम इसको आर्बिट्ररी फील्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में भी डिफाइन करेंगे कि किस तरह उसकी फेंस बनाई जाती है। एनीवे, सो अभी हम ये करेंगे कि एक कुछ पर्टिकुलर OPE कोएफिशिएंट्स जो हैं, सॉरी कुछ पर्टिकुलर OPEs जो हैं उसको कैलकुलेट करेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेस टेंसर की OPE किसी भी प्राइमरी फील्ड के साथ, ठीक है। तो फाई एक प्राइमरी फील्ड है और फाई जो इसका कन्फॉर्मल वेट है फाई का वो है h, ठीक है। तो ये फाई की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये कैलकुलेट करने के लिए हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि हम पिछले वाला सबसे पहले रिज़ल्ट देखेंगे अपना कि हमारी पिछली वीडियो में रिज़ल्ट क्या था। तो पिछली वीडियो में हमारी रिज़ल्ट ये था कि सपोज़ करें कि हमारे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि फाई को इस तरह से चेंज करती है फील्ड को, तो प्लस ओमेगा टाइम्स जनरेटर टाइम्स फाई। तो अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन एक सिमेट्री है हमारी थ्योरी की, तो हमारे पास कुछ कंजर्व्ड करंट्स होंगे और इन कंजर्व्ड करंट्स को यूज़ करके आप चार्ज डिफ़ाइन कर सकते हो। ये d-1 का मतलब है कि अगर आपके पास डी डायमेंशनल स्पेस टाइम है तो सिर्फ एक स्पेशियल स्लाइस पे या फिर कांस्टेंट टाइम स्लाइस पे आप इंटीग्रेट करो तो आपको चार्ज मिलता है, ठीक है। तो ये सब कुछ क्लासिकली है। अब क्वांटम मैकेनिकली चार्ज जो है वो एक ऑपरेटर बन जाएगा, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिकली हमने ये प्रूव किया था कि जो चार्ज है इसका कम्यूटेटर लो अगर आप उसी फील्ड के साथ, तो ये दरअसल इस तरह से एक्ट करता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन थी उसका जनरेटर एक्ट कर रहा हो फील्ड के ऊपर। तो ये हमने लास्ट वीडियो में प्रूव किया था। अब उसमें मैंने कन्फॉर्मल इन्वेरियंस को एज्यूम नहीं किया था बिकॉज ये कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी के लिए सिर्फ ठीक नहीं है, ये किसी भी क्वांटम फील्ड थ्योरी के लिए ठीक है। ओके, अब हम ये करेंगे कि हम कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी की तरफ आएंगे। तो हमें याद होना चाहिए कि कन्फॉर्मल फील्ड कि कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस में हमने ये प्रूव किया था अभी कुछ वीडियोस पहले कि सपोज़ करें अगर हमारे पास एक्शन जो है उसकी वेरिएशन हम लें तो वेरिएशन कुछ इस तरह से आती है। सपोज़ करो कि डी डायमेंशनल स्पेस है अगर, तो वेरिएशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू जी म्यू न्यू एंड वेरिएशन इन जी म्यू न्यू। और फिर मैंने ये कहा था कि जो स्ट्रेस टेंसर होता है वो इस चीज़ के प्रोपोर्शनल होता है, तो इसके साथ एक फैक्टर आएगा लेकिन उसको हम निगलेक्ट करते हैं क्योंकि वो हमारे आर्ग्यूमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि जो स्ट्रेस टेंसर है इट्स लाइक दिस थिंग, जो उसके साथ जो कोएफिशिएंट आना है उसको हम इग्नोर करते हैं। तो आप ये इफ़ेक्टिवली ये लिख सकते हो कि ये जो वेरिएशन इन एस है इट्स लाइक दिस थिंग स्ट्रेस टेंसर एंड चेंज इन द मैट्रिक टेंसर। और हमने बहुत ही स्टार्ट में इस कोर्स में प्रूव किया था कि द चेंज इन मैट्रिक टेंसर जो है वो इस तरह से होता है गिवन के x जो है वो इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा हो। तो x प्लस दिस, ठीक है। तो इस चीज़ को यूज़ करके अब इस चीज़ को हम नीचे लिखते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह आएगा कि जो वेरिएशन इन द एक्शन है इट्स लाइक दिस थिंग और दिस थिंग। लेकिन ये चूँकि स्ट्रेस एनर्जी टेंसर जो है ये सिमेट्रिक है तो इन दोनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके इसका सेम ही रिज़ल्ट आने वाला है। तो आप सिर्फ एक टर्म रखो इसमें से इस तरह से इस तरह से, और ये इंडिसेस भी ऊपर होने चाहिए, राइट। और साथ में आपके पास एक फैक्टर ऑफ 2 आएगा क्योंकि दो टर्म्स सेम आएंगी, यानी कि दोनों टर्म्स के साथ सेम आंसर आ रहा है। अब हमने ये भी प्रूफ किया था कि ये जो स्ट्रेस एनर्जी टेंसर है ये कंजर्व्ड है, ये हमने प्रूफ किया था कुछ वीडियोस पहले। तो इसका मतलब ये है कि जो वेरिएशन ऑफ एक्शन है उसको आप इस तरह से लिख सकते हो। तो इस चीज़ को चूँकि आप लिखोगे एक टोटल डेरिवेटिव ऑफ दीज टू थिंग्स माइनस, इस तरह मैं कह रहा हूँ, तो टोटल डेरिवेटिव ऑफ दीज टू थिंग्स माइनस दिस थिंग, राइट। लेकिन मैंने अभी कहा कि ये चीज़ हमने कहा था कि ज़ीरो है, तो इसको आप निगलेक्ट कर दो बिल्कुल, राइट। तो अब आप देख सकते हो कि ये एक, और अगर वेरिएशन ऑफ एक्शन ज़ीरो है, राइट, तो इसका मतलब ये है कि जो ये चीज़ है ये ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर ये चीज़ ज़ीरो है, राइट, तो इसका मतलब ये होगा कि जो कंजर्व्ड करंट है
सॉरी कंजर्व्ड करंट जो है इट्स लाइक टी म्यू न्यू मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग। बट क्या ये इक्वेशन ठीक है? वेल काइंड ऑफ ठीक है। तो मैं करूँगा क्या कि मैं असल में प्रॉब्लम ये है कि ये जो एप्सिलॉन ऑफ एप्सिलॉन रो है इसके अंदर पैरामीटर है एक इन्फिनिटेसिमल पैरामीटर। तो हम करंट्स जब लिखते हैं तो उनके अंदर इन्फिनिटेसिमल पैरामीटर्स नहीं लिखा करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि ये फाई के ये जो एप्सिलॉन है इसके अंदर से इन्फिनिटेसिमल पैरामीटर बाहर निकाल लेता हूँ। तो मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ कि एप्सिलॉन जो है इट इज़ बीटा विच इज़ सम स्मॉल पैरामीटर टाइम्स सम अदर वेक्टर। ठीक है, तो जो ये ज़ीटा है, ज़ीटा ऑफ बल्कि कुछ और सिंबल ले लेते हैं, ज़ाई ले लिया मैंने। तो ज़ाई जो है इसके अंदर इन्फिनिटेसिमल पैरामीटर नहीं है, वो किसके अंदर है? उसके अंदर एप्सिलॉन के अंदर। तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन को कि इट इज़ ज़ाई वी मल्टीप्लाइड बाय बीटा। इसको आप बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो कि ये जो बल्कि एक मिनट, हाँ, ये जो चीज़ है ये किसी भी बीटा के लिए वैनिश करती है, आर्बिट्ररी बीटा के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो करंट है ये ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि ये चीज़ जो है ये ज़ीरो होनी चाहिए। ये ज़ीरो होनी चाहिए, रेट्स यस। इसका मतलब है कि जो कंजर्व्ड करंट है कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग वो ये है। ठीक है, वेयर अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि जो एप्सिलॉन म्यू है, सॉरी न्यू है, वो है बीटा टाइम्स ज़ाई। ठीक है, ओके। अब हमारे पास एक सिमेट्री है, यानी कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा लैग्रांजियन जो है यानी कि एक्शन जो है वो कन्फॉर्मली इन्वेरिएंट है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक करंट आ गया। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। सो करंट क्या होगा, सॉरी चार्ज क्या होगा? चार्ज होगा इस करंट का ज़ीरोथ कंपोनेंट और उसको इंटीग्रेट करोगे आप एक कांस्टेंट टाइम स्लाइस पे। तो हमारे केस में अगर हम x0 और x1 कोऑर्डिनेट्स में काम कर रहे हैं, यानी कि एक प्लेन में इस तरह से कि इसमें से एक डायरेक्शन जो है वो x0 है और एक x1 है, या फिर वाइस वर्सा। तो हम x0 को जो है वो टाइम डायरेक्शन लेते हैं, तो x1 पे इंटीग्रेट करना है हमें इसको। ठीक है, अच्छा, तो अब क्वेश्चन ये है कि इसको मैं z और z बार कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में लिख सकता हूँ। हमने डिफ़ाइन किए थे z और z बार कोऑर्डिनेट जब हमने टू डायमेंशनल कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी को स्टडी करना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि t0 म्यू टाइम्स दिस। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। इस समेशन अगर आप खोल दो तो इट्स t0 0 प्लस t0 1। ठीक है, अच्छा, अब हमें ऑब्वियसली ये सब कुछ z और z बार कोऑर्डिनेट्स में चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको याद कर रहा हूँ कि z कोऑर्डिनेट जो है वो था क्या? z कोऑर्डिनेट था x0 प्लस आई टाइम्स x1 और z बार है x0 माइनस आई टाइम्स x1। और मैंने ये कहा था कि जो z की ट्रांसफॉर्मेशन है इट्स समथिंग लाइक दिस थिंग वेयर एप्सिलॉन z इज़ एप्सिलॉन 0 प्लस आई टाइम्स एप्सिलॉन 1। लेकिन मैंने जैसे कि कहा है कि मैंने बीटा इंट्रोड्यूस किया था एज एन इन्फिनिटेसिमल पैरामीटर, तो इसको आप लिख सकते हो अब ज़ाई 0 प्लस आई टाइम्स ज़ाई 1। ठीक है, इसी तरीके से जो z बार है इट्स z बार प्लस एप्सिलॉन बार टाइम्स दिस, सॉरी नो, एप्सिलॉन बार ऑफ z बार। सो इसी तरीके से एप्सिलॉन बार z बार जो है इट इज़ एप्सिलॉन नॉट माइनस आई टाइम्स एप्सिलॉन 1। लेकिन ये होगा बीटा टाइम्स दिस थिंग 0 माइनस लाइक दिस, राइट। सो इस चीज़ को पहले वाले में इस चीज़ को आप कह सकते हो कि ये हैं ज़ाई z और इसको आप कह सकते हो ज़ाई बार z बार। तो इसका मतलब होगा कि एप्सिलॉन z इज़ बीटा एप्सिलॉन ज़ाई z और इसी तरीके से ज़ाई एप्सिलॉन बार z बार इज़ इक्वल टू बीटा टाइम्स दिस थिंग। ठीक है, ओके। सो अब हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं
और देखते हैं कि ये चीज़ जो है, ये दो चीज़ें जो हमें चाहिए, ये किस तरह से बनती हैं इन टर्म्स ऑफ z एंड z बार। सो आप इसको इस तरह देख सकते हो कि ज़ाई ऑफ z इज़ ज़ाई नॉट प्लस i टाइम्स ज़ाई 1, ज़ाई बार z बार इज़ ज़ाई नॉट माइनस i टाइम्स ज़ाई 1। तो इनको अगर आप ऐड करो इक्वेशंस को तो हमें मिलता है ज़ाई z प्लस ज़ाई बार z बार डिवाइड बाई 2। और इसी तरीके से ये दूसरी इक्वेशन भी आती है, अगर इनको हम पहले हमने ऐड करना है, बाद में सब्ट्रैक्ट करना है। तो ज़ाई z माइनस ज़ाई बार z बार डिवाइडेड बाई 2i। ठीक है, तो हमने ज़ाई 0 और ज़ाई 1 को एक्सप्रेस कर दिया है इन टर्म्स ऑफ ज़ाई z एंड ज़ाई बार z बार। अब दूसरी चीज़ ये कि हमें ये स्ट्रेस एनर्जी टेंसर के कंपोनेंट्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ z कोऑर्डिनेट्स, राइट। सो यानी कि टी जेड जेड बार और फिर एंड सो ऑन। तो ये तो हमें ड्राइव करने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज हमने ये कुछ वीडियोस पहले ड्राइव किए थे। हमने वहाँ पे देखा था कि जो टी नॉट है इट वाज 1/4। ये आप कुछ वीडियोस पहले जाके देख सकते हो, जब हमने ये प्रूव किया था कि जो स्ट्रेस एनर्जी टेंसर है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, जेड और जेड बार कोऑर्डिनेट्स में, और जो बाकी दोनों कंपोनेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं। तो हमने ये प्रूव किया था कि z बार इज़ t00 माइनस 2i t01 माइनस t11। और दूसरी चीज़ ये कि z बार इज़ 1/4 इज़ t00 प्लस 2i t01 माइनस नहीं है प्लस है इसमें इसमें भी माइनस है माइनस t11। और लास्ट चीज़ ये कि z बार और z बार z ये दोनों के दोनों ज़ीरो हैं, लेकिन इफ़ेक्टिवली ये प्रोपोर्शनल होते हैं इसके। ठीक है, और चूँकि ये ज़ीरो है तो जिसका मतलब ये भी है कि जो स्ट्रेस एनर्जी टेंसर है वो ट्रेसलेस है। तो ये तीसरी चीज़ भी याद रखनी है हमने। ठीक है, अच्छा, अब इस चीज़ को, लास्ट चीज़ को यूज़ करके हम इन दो चीज़ों को निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। तो ये क्या बनेगा, ये दोनों निकल कर इस तरह बन सकती हैं कि दिस इज़ 2 टाइम्स t00 और अगेन दिस इज़ 2 टाइम्स t00। लेकिन अभी 2 कॉमन ले सकते हो और कैंसिल कर सकते हो, इट बिकम समथिंग लाइक दिस, और सेम थिंग हेयर, राइट। ओके, अब हमारे पास दो इक्वेशंस है। अगेन इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो इट विल बी लाइक tz प्लस tz बार इज़ इक्वल टू t नॉट। ठीक है, दूसरी बात यह कि अगर इनको नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली माइनस करें तो tz बार माइनस tz इज़ इक्वल टू i टाइम्स t01। ठीक है, सो जिसका मतलब ये भी है कि जो t01 है इट इज़ i, लेकिन वो एडिशनल माइनस साइन आएगा तो ये z बार बन जाएगा और ये tz बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अभी दोनों स्ट्रेस एनर्जी टेंसर के एक्सप्रेशंस भी आ गए हैं। अब हम ऊपर जाके दोबारा चार्ज का एक्सप्रेशन देखते हैं जो कि ये लिखा हुआ है। सो चार्ज का एक्सप्रेशन जो है इट इज़ इंटीग्रेशन देखते हैं इंटीग्रेशन क्या है। लेकिन जो पहली टर्म थी वो है t नॉट मल्टीप्लाई बाई ज़ाई नॉट। ओके, तो t नॉट जो है वो है ये दिया हुआ है, सो इट इज़ tz प्लस tz बार टाइम्स ज़ाई नॉट का एक्सप्रेशन ये हमारे पास है। सो इट इज़ समथिंग लाइक ज़ाई z प्लस ज़ाई बार z बार डिवाइडेड बाई 2। तो ये पहली टर्म है। दूसरी टर्म जो है उसमें है t01। ठीक है, तो t01 का एक्सप्रेशन हमारे पास ये है i टाइम्स tz माइनस tz बार राइट, मल्टीप्लाइड बाय, आप देख सकते हो यहाँ पे ये मल्टीप्लाइड बाय ज़ाई 1। तो ज़ाई 1 का एक्सप्रेशन है यहाँ पे ये, तो इट इज़ समथिंग लाइक ज़ाई z माइनस ज़ाई बार z बार डिवाइडेड बाई 2i। ठीक है, इस तरह ही है, राइट। सो आप ये सबसे पहले तो ये i कैंसिल कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, दूसरी बात ये कि आप ये ओके इस 2 को रहने देते हैं। तो देखते हैं, अच्छा इंटीग्रेशन हो किस चीज़ पे रही है वो भी हम देखते हैं। मैंने अभी तक ये बताया नहीं कि इंटीग्रेशन किस चीज़ के कॉरेस्पॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, ओके, सो पहले तो ये इंटीग्रेंड को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये बनेगा tz टाइम्स, तो यहाँ से tz जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इससे,
और यहाँ पे टी जेड जेड मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो ये जब ऐड होंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और इसके अलावा ये चीज़ 2 दफ़ा आएगी, ठीक है। तो ये 2 दफ़ा अगर आएगी तो ये नीचे वाला जो 2 है इसको ये कैंसिल कर देगी, और हमारे पास पहली जो टर्म है वो बनेगी सिंपली ये, बाकी सब कुछ नहीं आएगा। दूसरी बात ये कि आप दूसरा जो ये टी जेड बार है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके, तो इसके साथ फिर यहाँ पे माइनस है और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने क्या करना है कि इसमें से माइनस करना है ये वाला, लेकिन अगर हम ये करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आएगी, सिर्फ ये 2 दफ़ा आएगी, लेकिन वो 2 को कैंसिल कर देगी अगेन, तो हमारे पास कुछ यूँ बनेगा टी जेड बार समथिंग लाइक दिस। तो आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती से एक होलोमॉर्फिक टर्म है और एक एंटी होलोमॉर्फिक टर्म है। अब इंटीग्रेशन किस चीज़ के रिस्पेक्ट होनी है, तो अगर आपको याद हो कि हमारे पास इनिशियली एक सिलेंडर था जब हमने स्टार्ट की थी रेडियल क्वांटाइजेशन स्टडी करनी, तो इसमें एक x1 डायरेक्शन थी और एक x0 डायरेक्शन थी, और आप ये कह सकते हो कि जो इक्वल टाइम स्लाइस है वो कुछ इस तरह से था कि एट अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ x0। लेकिन फिर हमने इसको जब प्लेन पे मैप किया था तो हमने देखा था कि जो कांस्टेंट टाइम सरफेस है इट वाज अ सर्कल लाइक दिस अराउंड दी ओरिजिन, ठीक है, एट अ फिक्स्ड रेडियस। तो जब हम इंटीग्रेट अप करेंगे, क्योंकि अभी हम प्लेन पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जो इंटीग्रेशन होगी वो एक कॉन्टूर पे होगी जो कि एक सर्कल है अराउंड दी ओरिजिन, राइट। लेकिन आप देख सकते हो जैसे कि इसमें से एक टर्म जो है वो z पे डिपेंडेंट है और एक z बार पे डिपेंडेंट है, तो इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से होगी। पहली वाली जो टर्म है वो चूँकि z पे डिपेंडेंट है, तो इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से होगी अराउंड अ कॉन्टूर, कॉन्टूर क्या है, अ फिक्स्ड रेडियस सर्कल अराउंड द ओरिजिन। तो 1/2 पाई आई ये आता है, आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इंटीग्रेशन के अंदर रेसिड्यू पिकअप करने के लिए एक्चुअली आता है ये। सो इट इज़ टी जेड ज़ाई जेड प्लस दूसरी वाली जो टर्म है वो जेड बार पे डिपेंडेंट है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो चार्ज है ये दरअसल अब हमने लिख लिया है z और z बार की टर्म्स में। अब हम यूज़ करते हैं हमारा जो रिज़ल्ट था पिछले वाली वीडियो से, और वो रिज़ल्ट ये था कि अगर, अगेन मैं सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि अगर एक सिमेट्री है जो कि इस तरह से ट्रांसफॉर्म करती है फाई को, तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग करंट होगा फिर उसे आप चार्ज बना सकते हो। जब उस चार्ज को क्वांटाइज करते हो तो दिस इज़ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अब आप ये कर सकते हो कि इसका मतलब ये है कि फाई गोज़ टू फाई प्लस ओमेगा टाइम्स दिस थिंग, लेकिन ये टोटल चीज़ जो है दिस इज़ चेंज इन ओमेगा, सॉरी चेंज इन ओमेगा कह रहा हूँ, चेंज इन फाई। तो इसका मतलब ये है कि जो चेंज इन फाई है दिस इज़ जो भी ट्रांसफॉर्मेशन का पैरामीटर है हमारे केस में कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस में, चूँकि यहाँ पे तो मैं एक जनरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ तो मैंने ओमेगा रख लिया। हाँ, अभी मैंने जो पीछे कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस की बात की थी उसमें मैंने जो पैरामीटर रखा था वो बीटा था। तो इस तरह से होगा बीटा मल्टीप्लाइड बाय जो चार्ज हमने ऊपर कैलकुलेट किया है उसका कम्यूटेटर। मैं इसमें अभी तक मैंने इसमें वो नहीं चुना कि ये कहाँ पे है, तो डब्ल्यू पे है ये। सो इट्स बीटा टाइम्स जो भी चार्ज हमने कैलकुलेट किया है ऊपर एट, और इसका कम्यूटेटर आएगा इसके साथ, ठीक है। तो अब ये सेंस बन रही है कि मैंने क्यों किया था ऐसे। अब अगर आप चार्ज का एक्सप्रेशन उठाओ ऊपर से तो उसमें आपको देख सकते हो कि 2 टर्म्स आ रही हैं। तो अगर आप वो रखो यहाँ पे तो ये बनेगा बीटा, कॉन्टूर इंटीग्रेशन आएगी इसमें, दोनों टर्म्स को अलग अलग लिखता हूँ मैं। सो डी जेड ओवर 2 पाई आई, ठीक है, कम्यूटेटर ऑफ टी जेड विद फाई ऑफ ओमेगा, और साथ में ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है कम्यूटेटर के अंदर बिकॉज ये तो एक सिंपली एक फंक्शन है, ठीक है। प्लस दूसरी टर्म में भी साथ बीटा आएगा 2 पाई आई टी बार जेड बार विद, सॉरी यहाँ पे मैं एक चीज़ मिस कर गया, ये सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि कायरल फील्ड हो, इट कैन डिपेंड ऑन डब्ल्यू एंड डब्ल्यू बार। सो डब्ल्यू एंड डब्ल्यू बार, सो यहाँ पे भी डब्ल्यू एंड डब्ल्यू बार मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग। अब आप याद करो कि मैंने पीछे कहा था कि जो एप्सिलॉन ऑफ जेड है दिस इज़ बीटा टाइम्स दिस थिंग, और एप्सिलॉन बार ऑफ जेड बार जो है
दिस इज़ बीटा टाइम्स दिस थिंग। तो आप देख सकते हो कि ये बीटा टाइम्स ये आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे भी ये आ रहा है। तो आप सिंपली इन ज़ाए को आप एप्सिलॉन से रिप्लेस कर सकते हो और बीटा से जान छुड़ा सकते हो, ठीक है। सो साई ऑफ जेड, सॉरी एप्सिलॉन ऑफ जेड एंड एप्सिलॉन बार जेड बार। सो यहाँ पे मैं एक छोटा सा रिमार्क दूंगा कि कुछ बुक्स और रिसोर्सेज क्या करती हैं, वो करंट जब लिखती हैं, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा था करंट, ये लिखते हुए ये जो ज़ाए की जगह एप्सिलॉन लिख देती हैं, जो कि कॉन्सेप्चुअली गलत है। ये एक्चुअली गलत है क्योंकि करंट के अंदर पैरामीटर नहीं आया करता। वो ज़्यादातर इसलिए करती हैं रिजल्ट डिराइव करते हुए क्योंकि एट द एंड क्या होना है कि एट द एंड बीटा ने ज़ाए से मिलके एप्सिलॉन ही बनाना है दोबारा। और वो क्या करती हैं कि वो करंट के अंदर भी ये एप्सिलॉन रहने देती हैं। और ये जो चार्ज मैंने लिखा था, ये चार्ज के अंदर भी ज़ाए नहीं लेकर आती बल्कि एप्सिलॉन लेकर आती हैं, जो कि गलत है क्योंकि चार्ज के अंदर भी पैरामीटर नहीं आया करता। तो आई थिंक ये सिर्फ शायद इसलिए क्योंकि एट द एंड फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि आप ये सेपरेट कर रहे हो, यानी कि जो पैरामीटर है वो सेपरेट कर रहे हो जनरेटर से या नहीं कर रहे हो। एट द एंड रिज़ल्ट सेम सही होता है उनको ऑब्वियसली, लेकिन आई थिंक ये थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल होकर करना चाहिए कि हमें पैरामीटर को अलग करना चाहिए, करंट के अंदर नहीं डालना चाहिए उसको। लेकिन एट द एंड उनका जो रिलेशन होता है वो यही होता है जो एट द एंड मैंने डिराइव किया है। सो अब ये हमने क्या कहते हैं, ये क्यों किया सब कुछ हमने, तो मैंने स्टार्ट में ये कहा था कि हम ये करना चाहते हैं कि हम टी यानी कि स्ट्रेस एनर्जी टेंसर की OPE कैलकुलेट करना चाहते हैं फाई के साथ। यानी कि अगर मैं दोबारा आपको याद कराऊँ तो स्ट्रेस एनर्जी टेंसर की OPE फाई के साथ। फाई मैंने आई थिंक यहाँ पीछे मैंने जब बताते हुए सिर्फ इसको कायरल फील्ड, हाँ यहाँ पे मैंने इसको कायरल फील्ड अज्यूम कर लिया था। यहाँ पे भी ऑब्वियसली ये ज़रूरी नहीं है कि कायरल फील्ड हो। कायरल का मतलब है कि सिर्फ W पे डिपेंड करे, ज़रूरी नहीं है कि W पे डिपेंड करे, W बार पे भी डिपेंड कर सकती है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? वैसे हम ये ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर आपको याद हो तो जो मैंने जब प्राइमरी फील्ड्स की बात की थी, तो प्राइमरी फील्ड्स की बात करते हुए मैंने ये एक्चुअली कैलकुलेट किया था कि प्राइमरी फील्ड जो होती है उसका चेंज क्या होता है उसमें, यानी कि चेंज इन दैट फील्ड। और हमने ये देखा था कि इट टर्नड आउट टू बी H मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ एप्सिलॉन W, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय दिस फील्ड प्लस डेरिवेटिव ऑफ द फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द एप्सिलॉन W। और ये आप यहाँ जाके देख सकते हो उस मेरी प्राइमरी फील्ड वाली वीडियो के अंदर कि मैंने ये एक्सप्रेशन डिराइव किया था। और यही चीज़ आप एंटी कायरल पार्ट के लिए भी लिख सकते हो, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे H बार कर दो, यहाँ पे पार्शियल बार कर दो, यहाँ पे सब पे बार कर दो, फील्ड पे बार नहीं करना बस, ठीक है। तो यही चीज़ हम एंटी कायरल पार्ट में देखते, तो वो मैं लिख नहीं रहा। तो हो क्या रहा है कि हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं सेम चीज़ के, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों अगर चीज़ें अगर सेम नहीं होंगी तो फिर बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ये सेम होंगी तो एट द एंड इट विल टर्न आउट कि हमें इससे जो हमारी रिक्वायर्ड ऑपरेटर प्रोडक्ट एक्सपेंशन है वो मिल जाएगी। तो अगली वीडियो में हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।